नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि पर। अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि इस विषय को हमने 4 अलग अलग मॉड्यूल में बांटा है। आज की चर्चा में हम अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि पार्ट 1 पर बात करेंगे। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक, अनुवाद दृष्टि, अनुवाद प्रक्रिया और अन्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आएंगे प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया, संप्रेषण सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया, प्रतीकांतरण, भूमिका सिद्धांत। इस मॉड्यूल के देखने के बाद आप अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक से क्या अभिप्राय है ये जान पाएंगे। साथ ही ये जान पाएंगे कि अनुवाद दृष्टि से हम क्या समझते हैं, अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं और अनुवाद प्रक्रिया के इन विभिन्न सिद्धांतों का महत्व और उपयोगिता अनुवाद के क्षेत्र में क्या है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ और फिर इसी से अगर हम शुरुआत करें तो अनुवाद प्रक्रिया मूलतः अनुवाद करने की एक प्रक्रिया के तहत हम इसका जिक्र करते हैं। जब एक कोई पाठ का अनुवाद किसी अनुवादक के सामने जब एक चुनौती के रूप में होता है तो उसे किन किन आयामों से या किन किन स्तरों से या किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उस संदर्भ में हम अनुवाद प्रक्रिया को देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न चिंतकों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और अनुवाद के विभिन्न प्रारूप हैं जिस पर हम आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अनुवाद प्रक्रिया को लेकर प्रतीक सिद्धांत क्या है, प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत क्या है और संप्रेषण सिद्धांत और अनुवाद की प्रक्रिया में क्या सामंजस्य है, उसकी आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक। हम जानते हैं कि अनुवाद अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। अनुवाद की इस प्रक्रिया में अनुवादक को एक ऐसी संश्लिष्ट प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसके अंतर्गत उसे पाठ को न केवल भाषिक दृष्टि से अपितु उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, विधागत या विषयगत जो उसकी विशेषताएं हैं उन्हें समझते हुए उसे उसका अनुवाद करना होता है। तो अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक का आपस में क्या संबंध है, इससे हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अनुवाद प्रक्रिया एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। इसमें क्रिया व्यापार का स्वरूप दोहरा होता है। आलोचक अनुवाद चिंतक कृष्ण कुमार गोस्वामी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया से तात्पर्य अनुवाद की विधि अथवा प्रविधि से है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना का अंतरण होता है। यहाँ संदेश लक्ष्य है और संरचना माध्यम है तथा अंतरण प्रक्रिया। तो हम इसी संदर्भ में देखेंगे कि जब हम अनुवाद की प्रक्रिया का जब हम जिक्र करेंगे आगे के सत्रों में भी, तो हम देखेंगे कि अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक किन विभिन्न सोपानों से होकर गुजरते हैं और उसमें भी महत्वपूर्ण सोपान कौन कौन से हैं जिन्हें अनुवाद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी के माध्यम से अनुवाद प्रक्रिया के जैसी एक जटिल प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इन तीनों आयामों का कार्य व्यापार अनुवाद प्रक्रिया कहलाता है। अनुवाद की प्रकृति, जैसा मैंने कहा कि अनुवाद की प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और अनुवाद की प्रक्रिया में जब हम आगे नायडा के मॉडल पर बात करेंगे तो नायडा विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन की बात करते हैं। यानी कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ का अध्ययन करते हैं पाठक की दृष्टि से, फिर उसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण के दौरान जो अनुवादक की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है और उसमें वे भाषाई स्तर पर, संकल्पनात्मक स्तर पर, भाषाई संरचना के स्तर पर और उसका जो कथ्य है उस सभी स्तरों पर उस पाठ का वे विश्लेषण करते चलते हैं। और विश्लेषण करने के बाद जब वे पाठ को एकदम एक खोलकर एक विस्तृत व्यापक स्तर पर देख लेते हैं तब उसके अंतरण और उसके बाद उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है। तो उसी संदर्भ में यहाँ समझे जाने की ज़रूरत है कि अनुवाद जो एक जब इस अनुवाद के बारे में बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि अनुवाद एक रचनात्मक क्रिया है। कभी ये कहा जाता है कि अनुवादक की जो भूमिका है वह मूलतः दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में मूल रचयिता की भूमिका है। अनुवाद विज्ञान है, अनुवाद कला है या अनुवाद कौशल है। तो इस संदर्भ में यह देखे जाने की ज़रूरत है कि अनुवाद की जो वास्तविक जो प्रकृति है वो क्या है। और जब हम अनुवाद की प्रकृति की बात करें तो हमें ये देखना होगा अनुवाद की जिस प्रक्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो नायडा अपने अध्ययन में इस अनुवाद को विज्ञान कहते हैं और वो विज्ञान के संदर्भ में अनुवाद की जो 3 आयाम या 3 जो सोपान गिनवाते हैं अनुवाद की प्रक्रिया में, वे उसे विज्ञान के तरीके से देखते हैं और मानते हैं कि पहले मूल भाषा के जो पाठ है जो जिसे वो कोड कहते हैं और उस कोड का जब अनुवाद किया जाता है तो उसे वो विकोडीकरण कहते हैं, यानी उसे डिकोड करना और फिर से उसे रिकोड करना
लक्ष्य भाषा में, तो इस तरीके से वो अनुवाद को एक विज्ञान के संदर्भ में समझते हैं। उसी तरीके से जब हम अनुवाद को कला कहते हैं तो कला के संदर्भ में जब सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद का जब संदर्भ आता है तो अनुवाद वहाँ पर अनुवादक का या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल 2 भाषाओं के ज्ञाता हों, अपितु उस समाज, उसकी संस्कृति, उसकी भाषाई बुनावट जो उसकी संस्कृति में धंसी हुई है, उसके मुहावरे, उसकी प्रयुक्तियाँ और उसकी पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवेश, कालगत परिवेश के बारे में भी उसको जानकारी हो। और जानकारी के तहत जब वे एक रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं तब वे मूलतः वहाँ पर साहित्यिक रचना के संदर्भ में अगर हम कहें या साहित्यिक सांस्कृतिक रचनाओं के संदर्भ में हम कहें तो वे दूसरी भाषा को एक नई रचना का उपहार दे रहे होते हैं, यानी एक अन्य भाषा में उपलब्ध एक साहित्यिक रचना को एक नई भाषा में या अपनी भाषा में जिसे कहा जाए उसे एक रचना के रूप में एक नई सौगात दे रहे होते हैं। तो वहाँ उनकी जो भूमिका होती है बहुत ही क्रिएटिव होती है, बहुत ही सृजनात्मक भूमिका होती है, क्योंकि वहाँ वो केवल शब्दानुवाद मात्र नहीं कर रहे होते। वहाँ उनकी जो भूमिका है कई बार पाठ को एक नया जन्म देने की भूमिका होती है, जिसे बेंजामिन ने पाठ का आफ्टर लाइफ या पुनर्जीवन भी कहा है साहित्य के संदर्भ में, अनुवाद के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि जब अनुवादक या अनुवादिका किसी सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो वो अनुवाद करते समय उसमें इस कदर या इस तरह डूब जाते हैं कि उन्हें एक नई रचना के संदर्भ में उसका एक पुनर्निर्माण करना होता है, जिसे हम पुनर्सृजन भी कह सकते हैं, और बहुत सारे साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में हमने देखा है। और तीसरा जो अनुवाद को कौशल कहा जाता है, कौशल इस संदर्भ में कि अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक को बहुत सारे कौशल या बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखें तो अनुवाद विज्ञान है, कला है या कौशल है, ये पाठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और अनुवादक या अनुवादिका की जो अपनी अप्रोच है किसी पाठ को देखने की उस पर भी निर्भर करता है। तो हम विभिन्न पाठों के संदर्भ में, विभिन्न संदर्भों के अर्थ में जो हम एक पाठ को देखते हैं तब ये तय करना मुश्किल होता है कि इसे किस एक प्रकृति से बांधा जाए, अनुवाद को विज्ञान कहा जाए या कला कहा जाए या कौशल कहा जाए। तो अनुवाद अपने प्रकृति में पाठ के साथ, पाठ के संदर्भ के साथ अपना स्वरूप बदलती है, और वो जो प्रक्रिया जब बहुत ही मशीनीकृत तरीके से चल रही होती है तो आप उसे विज्ञान के संदर्भ में समझ सकते हैं, लेकिन जब वो बहुत ही साहित्यिक या एक पुनर्रचना के संदर्भ में होती है तो वो कला का रूप ले लेती है, एक साहित्य का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से अनुवाद की प्रकृति को किसी एक खांचे में या किसी एक सांचे में कसकर नहीं देखा जा सकता। अनुवाद दृष्टि, जैसा मैंने जिक्र किया कि इस सत्र में, इस मॉड्यूल में हम इस पूरे पाठ्यक्रम के या इस पूरी यूनिट के एक हिस्से पर बात करेंगे। तो अनुवाद दृष्टि यानी जब कोई अनुवादिका या अनुवादक किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं तो उनकी दृष्टि क्या है, वे पाठपरक दृष्टि है या प्रक्रियापरक दृष्टि है। तो अनुवाद के प्रति जो अप्रोच है उसका जिक्र है यहाँ। और पाठपरक दृष्टि यानी जब अनुवादक की दृष्टि में या अनुवाद एजेंसी की दृष्टि में या वे संस्थाएं जो अनुवाद करवाती हैं उनकी दृष्टि में जब पाठ केंद्रित होता है या मूल पाठ के प्रति या लक्ष्य पाठ के प्रति जब उनकी निष्ठा होती है, तब खास दृष्टि से जो पाठ केंद्रित जो अनुवाद प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि अनुवाद कितना सफल है, अनुदित पाठ मूल रचना के कितना समतुल्य है, मूल कृति में निहित संदेश विषय वस्तु को अनुदित पाठ में किस हद तक संप्रेषित किया जा चुका है, और मूल पाठ और अनुदित पाठ की भाषिक संरचना में कितना समन्वय है। तो जब, जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जब कोई पाठ अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने जब उसके भाषा के प्रति निष्ठा का सवाल जब आता है या उस मूल पाठ के प्रति निष्ठा का सवाल जब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तब अनुवादक की या अनुवादिका की दृष्टि पाठपरक दृष्टि होती है, जिसमें वे मूल के पाठ को यथासंभव अनुदित भाषा में या अनुदित पाठ में, अनुदित पाठ में के रूप में उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो पाठ केंद्रित जो दृष्टि है वो कहीं भी विचलित ना हो। तो वो इसे हम अनुवादक की पाठ परक दृष्टि के संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरी है अनुवाद की प्रक्रिया परक दृष्टि। प्रक्रिया परक दृष्टि यहाँ जहाँ अनुवाद के पाठ के साथ अनुवाद की प्रक्रिया, जिसे हम एक संश्लिष्ट प्रक्रिया कहते हैं या जटिल प्रक्रिया कहते हैं, जब हम कहते हैं कि अनुवादक या अनुवादिका एक साथ कई आयामों से होकर गुजरते हैं और अनुवाद प्रक्रिया में उन्हें बहुत सारे स्तरों से एक पाठ को देखना होता है, तब उसकी जो अनुवादक की जो दृष्टि है या अनुवादिका की जो दृष्टि है प्रक्रिया परक दृष्टि होती है, जिसके अंतर्गत अनुवादिका या अनुवादक को ये खोज करनी होती है, ये जानना होता है कि दोनों पाठों के बीच भिन्नता होने के कारण क्या हैं। जब हम सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में जब इस तरीके से देखें तो
जब दो विभिन्न संस्कृतियों के पाठ हमारे सामने अनुवाद के लिए होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हमें एक पाठ को ले जाना होता है, तब ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, और यहाँ जब मैं भाषाई कह रही हूँ तो समाज और संस्कृति से निर्मित या समाज या संस्कृति के संयोजन से, समन्वय से जो भाषा का निर्माण होता है, जो अपने समाज और संस्कृति में पगी होती है या गहरे धंसी होती है, उस भाषा के संदर्भ में यहाँ कह रही हूँ। तो पूरी तरह से देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, तो जब हम प्रक्रियापरक अनुवाद दृष्टि से जब अनुवादिका या अनुवादक किसी पाठ को देखते हैं तो पहले ये खोज करने की कोशिश करते हैं कि उसमें भिन्नता के कारण क्या है, उनके आधार क्या क्या है, भिन्नता की व्याख्या स्पष्ट हुई है या नहीं, या भिन्नता के लिए जो जिम्मेदार प्रसंग हैं वे क्या हैं। यानी अनुवाद करते समय एक पाठ को इस दृष्टि से देखना कि पहले उसके भिन्नता के बिंदुओं को रेखांकित किया जाए और ये देखा जाए कि वो कहाँ तक संभव है अनुवाद करना। हमने अलग अलग सत्रों में जाना कि अनुवाद सिद्धांत को लेकर या अनुवाद प्रक्रिया को लेकर जो विभिन्न विचारकों के जो अलग अलग मत हैं और अनुवाद प्रकारों को लेकर जो अनुवाद चिंतकों के मत हैं, जिसमें कहीं जैसे कैटफर्ड ने ये भी कहा है कि अनुवाद पूर्ण हो या आंशिक हो, तो ये इस संदर्भ पर डिपेंड करता है या इस संदर्भ पर इसका ये निर्भर करता है कि जब कोई पाठ एक अनुवादक के सामने एक चुनौती के रूप में होता है तो वे उसे किस दृष्टि से देखते हैं। क्या उनकी दृष्टि मूल केंद्रित है, मूल पाठ केंद्रित है, तब तो एक कह सकते हैं कि जो पूरा जो प्रोसेस होगा वो मूल को ध्यान में रखकर होगा। और अगर उसकी विभिन्नता को या उसकी विविधता को समझकर, उसकी जटिलताओं को अंडरलाइन करके जब कभी अनुवादिका या अनुवादक अनुवाद करते हैं तो उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत वो सारे भेद या वो सारी विविधताएं भी दर्ज हो जाती हैं, जिसके माध्यम से एक पाठ किसी अनुवादिका या अनुवादक के सामने चुनौती के रूप में होता है। अब हम बात करेंगे अनुवाद प्रक्रिया और अन्य सिद्धांतों पर। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे: प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया, संप्रेषण सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया, और प्रतीकांतरण यानी भूमिका सिद्धांत। प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया। तो प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया, जो ये प्रतीक का जो सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक पियर्स को माना जाता है, उनका मानना है कि अनुवाद करते समय जो भाषाएं हैं, जिन 2 भाषाओं की जो यहाँ जब जिक्र हो रहा है, तो उसे वे प्रतीक के रूप में देखते हैं। और प्रतीक इस संदर्भ में कि जब कोई वस्तु हमारे जहन में होती है, मान लीजिए कि अगर हम जैसे आप एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो ये ट्रायंगुलर जो चित्र आपके सामने है, उसमें एक और है संकेतित वस्तु, एक है संकेतन प्रतीक, और ऊपर है संकेतार्थ यानी मानसिक संकल्पना। जब कोई संकेतार्थ, कोई मानसिक संकल्पना, मान लीजिए हम एक घोड़े का ही अगर जिक्र करें, तो एक घोड़े की जो छवि मेरे मस्तिष्क में है, वही घोड़ा जब वास्तव में है वो संकेतित वस्तु हो गया, और उस घोड़े के लिए प्रयोग किया गया शब्द संकेतन प्रतीक हो गया। यानी भाषा में, किसी भी भाषा में उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए जो शब्द है उसे वे प्रतीक के संदर्भ में देखते हैं और मानते हैं कि एक जो प्रतीक है उसके आकार लेने में ये 3 चीज़ों की भूमिका होती है। सबसे पहले वह एक वस्तु आपके जहन में या आपके मस्तिष्क में आकार लेती है, फिर उस मस्तिष्क में आकार ली हुई वस्तु को जब हम ज़मीन पर या वास्तविक रूप में फिजिकली जब उसको हम देखते हैं तो उसे संकेतित वस्तु मानते हैं, और उसी संकेतित वस्तु के लिए आपकी भाषा में जो प्रतीक है उसके प्रयोग के लिए उसे वे संकेतन प्रतीक कहते हैं। तो इस दृष्टि से घोड़ा शब्द के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रतीक हैं। जैसे अंग्रेज़ी में उसके लिए हॉर्स है, संस्कृत में उसके लिए अश्व है। तो आपके मस्तिष्क की जो मानसिक संकल्पना है वह सेम है, संकेतित वस्तु भी वही है, लेकिन संकेतन प्रतीक यहाँ पर बदल जाता है। तो इस तरीके से वे अनुवाद की प्रक्रिया में जब प्रतीक सिद्धांत का जिक्र करते हैं तो इस ओर संकेत करते हैं कि जो प्रतीक है, जो वास्तव में उस भाषा में उस वस्तु के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या जिस प्रतीक का प्रयोग किया जा रहा है, अनुवाद उस स्तर पर होता है, लेकिन उसकी जो मानसिक संकल्पना है वो दोनों ही भाषाओं में समान रूप से है। इसे हम नायडा के संदर्भ में भी आगे जिक्र करेंगे, जहाँ वे सरफेस स्ट्रक्चर, भाषा के सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उस पर भी इसकी हम चर्चा करेंगे। पर प्रतीक सिद्धांत को ही आगे समझते हुए रोमन याकब्सन ने भी प्रतीक सिद्धांत का जिक्र किया है, और उन्होंने भी इस भाषिक प्रतीक के संदर्भ में अनुवाद के 3 प्रकार बताए हैं: अन्वयांतर यानी अंतर्भाषिक, जिसे अंग्रेजी में इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरा है भाषांतर यानी अंतर्भाषिक, जिसे अंग्रेजी में इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है। तीसरा है प्रतीकांतर यानी अंतर प्रतीकात्मक, जिसे अंग्रेजी में इंटरसिमियोटिक अनुवाद कहा जाता है। तो अन्वयांतर यानी अंतर्भाषिक अनुवाद यानी जब कोई पाठ
एक भाषा में लिखित पाठ को उसी भाषा में पुनर्अनुवाद किया जाए, यानी उसे एक भाषा में लिखे गए पाठ को उसी भाषा में अनुवाद करना। उदाहरण स्वरूप संस्कृत का जो हमारा बहुत सारा जो उपनिषद और इस तरह का जो वैदिक साहित्य है उस पर लिखे गए जो टीका और भाष्य है उसे हम अन्वयान्तर के अंतर्गत देख सकते हैं। उसी तरह प्रेमचंद या जैनेन्द्र या रविन्द्रनाथ टैगोर आदि की जो कहानियाँ हैं जिसे बच्चों के लिए या पाठक वर्ग की को ध्यान में रखते हुए जब उनका एक तरह से भाषाई परिवर्तन करते हुए या उसका कुछ सरल रूप प्रस्तुत करते हुए जब उसे उसी भाषा में अलग अंदाज से रखा गया तो उसे भी हम अन्वयान्तर के संदर्भ में देख सकते हैं। या इसके अंतर्गत हम एक ही भाषा के पाठ को उसी भाषा में अलग विधागत रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कहानी पर लिखा गया, जैसे कहानी पर लिखी गई या उपन्यास पर लिखी गई कहानी या उपन्यास के किसी पात्र पर लिखा गया कोई नाटक लिखित संदर्भ में, तो एक ही भाषा का पाठ उसी भाषा में जब उपलब्ध हो अनुवाद के अर्थ में या उसमें कुछ भाषाई परिवर्तन करते हुए या उसका कुछ सरलीकृत रूप, तो उसे हम अन्वयान्तर यानी अंतर्भाषिक जिसे इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ वे प्रतीकों की बात करते हैं रोमन याकब्सन कि एक ही भाषा के प्रतीकों को उसी भाषा के दूसरे प्रतीकों से बदल देना, पर्यायों के संदर्भ में से यूँ समझा जा सकता है। भाषांतर यानी अंतर्भाषिक अनुवाद जिसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है, जिसे हम मूलतः प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में समझ सकते हैं, जहाँ अनुवाद में एक पाठ की भाषिक इकाइयाँ या भाषिक प्रतीकों को दूसरे भाषा के प्रतीकों में भाषांतरित किया जाता है, उसके अंतरित किया जाता है। तो इसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, जहाँ अनुवाद का जो पूरा व्यापार है दो भाषाओं के बीच में चलता है, उसे हम अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। ये भी रोमन याकब्सन प्रतीक सिद्धांत के संदर्भ में इस पर जिक्र करते हैं। और तीसरा है प्रतीकांतर, यानी जहाँ प्रतीक का ही अंतरण कर दिया जाए। पहले दोनों जो प्रकार हैं अनुवाद के उसमें हम देखते हैं कि जो प्रतीक है वे भाषाई प्रतीक ही हैं, चाहे एक ही भाषा के प्रतीक हों चाहे दो विभिन्न भाषाओं के प्रतीक हों। लेकिन जो तीसरा जो अनुवाद का प्रकार जिसका प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन याकब्सन जिसका जिक्र करते हैं, प्रतीकांतर, जिसे वे इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहते हैं, वहाँ वे प्रतीकांतर की बात करते हैं। यानी जब एक भाषा में लिखा गया पाठ के प्रतीकों को उसी भाषा के उस भाषिक प्रतीकों को भाषा से इतर भी विभिन्न प्रतीकों में अंतरित करना। जैसे कहानी पर बनी हुई कोई फिल्म या कहानी पर बना हुआ कोई नाटक या उपन्यास पर बना हुआ कोई चलचित्र या कुछ लिखित फॉर्म में, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री है या कुछ लिखित एक फॉर्म है, उसमें उसका विजुअल्स तैयार करना या उस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, तो इस तरह उसका प्रतीकांतरण कर देना, वे भाषा की सीमा से बाहर निकल जाए, तो जिसे हम रूपांतरण के संदर्भ में भी समझते हैं विस्तृत रूप में, उस पर हम आगे कभी जिक्र करेंगे। लेकिन रोमन याकब्सन जब प्रतीक की बात करते हैं तो वो किस तरीके से भाषिक प्रतीक और फिर भाषेतर प्रतीक का जिक्र करते हैं अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत। दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया। संप्रेषण सिद्धांत के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नायडा और उन विद्वानों ने जिन्होंने अनुवाद को मूलतः विज्ञान समझा या विज्ञान के रूप में उसे स्थापित किया, वे संप्रेषण सिद्धांत के रूप में अनुवाद को समझाते हैं, जहाँ अनुवाद मूलतः संप्रेषण की एक इकाई है जिसमें एक भाषा के पाठ को, एक भाषा के संदेश को विकोडीकृत करके और फिर पुनः कोडीकृत करके दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संदेश एक भाषा से दूसरी भाषा में जो है ट्रांसफ़र होता है या आगे विस्तार पाता है। तो नायडा और अन्य विद्वानों ने अनुवाद को विज्ञान के रूप में स्थापित करते हुए संप्रेषण व्यापार का विवेचन अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में किया है, जिसमें वे अनुवाद को इसके व्यापक संदर्भ से जोड़ते हुए संप्रेषण व्यापार की एक उपश्रेणी कहते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया में विकोडीकरण और कोडीकरण की संकल्पना के आधार पर अनुवाद प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि नायडा मानते हैं कि एक भाषा में लिखा हो, जैसे प्रतीक में हमने देखा कि रोमन याकब्सन हो या पियर्स हो, वे अनुवाद में भाषा को प्रतीक के संदर्भ में समझते हैं। उसी तरीके से नायडा अपने अनुवाद सिद्धांत में, संप्रेषण सिद्धांत में भाषा को कोड कहते हैं, कूट भाषा कहते हैं। जैसे कि कोई भाषा या कोई पाठ जब एक भाषा में है तो वो एक कोडीकृत या एक कोडिफाइड उसका फॉर्म है, जिसमें अनुवादक की भूमिका ये होती है कि पहले वे उस प्रक्रिया के तहत जिसमें वे विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन का जिक्र करते हैं, विश्लेषण के अंतर्गत वे पहले उसे डिकोड करते हैं, यानी उस पाठ को जो एक खास भाषा में कोडबद्ध है उसे पहले वो डिकोड करें और डिकोड करने के बाद
फिर उसे समझते हुए जब हम अंतरण और पुनर्गठन की बात करते हैं तो उसे पुनः कोडीकृत करना या उसे डिकोड करना दूसरी भाषा में। तो इस संदर्भ में वो एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसे देखते हैं और संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत कोडीकरण, विकोडीकरण और पुनः कोडीकरण के संदर्भ में अनुवाद प्रक्रिया का जिक्र करते हैं, जिसे वे संप्रेषण सिद्धांत के संदर्भ में समझाते हैं। और जो तीसरा जो अनुवाद सिद्धांत है जिसे प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत कहते हैं, जिसके प्रवर्तक कृष्ण कुमार गोस्वामी और रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जो अनुवादविद हैं, अनुवाद चिंतक हैं, उन्हें माना जाता है, जिसके अंतर्गत अनुवाद मूलतः प्रतीकों का अंतरण है। वे मानते हैं कि अनुवादक को दो प्रकार के पाठों का सामना करना होता है, एक वह जो मूल भाषा में है और एक वह जिसका वे सृजन करेंगे। तो इन दोनों पाठों के बीच में एक सामंजस्य बनाना और सामंजस्य बनाकर एक ऐसे पाठ की निर्मिति करना, एक ऐसा पाठ का निर्माण करना जिसका उद्देश्य केवल अनुवाद मात्र कर देना नहीं है, अपितु सही मायनों में उसका संप्रेषण हो, वो पूरी तरह से कम्युनिकेट हो और उसका भी प्रभाव पाठक वर्ग पर उसी तरीके से हो जिस तरीके से मूल पाठ का था। तो एक जिसे हम रचयिता की भूमिका या क्रिएटर की भूमिका कहते हैं, ट्रांसलेटर की, उस संदर्भ में कृष्ण कुमार गोस्वामी और रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव अनुवाद में प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत को देखते हैं। वे मानते हैं कि अनुवादक केवल पाठक ही नहीं अपितु द्विभाषी की भूमिका के रूप में उस कथ्य को लक्ष्य भाषा में बांधने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए उन्हें भाषा तथा लक्ष्य भाषा यानी मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा दोनों की व्याकरणिक संरचनाओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और अन्य विधागत शैलियों से भी जूझना होता है। जब भी कोई पाठ हमारे सामने अनुवाद के लिए होता है तो उसमें जो विभिन्न आयाम होते हैं, पहला कि उसका कथ्य, दूसरा उसकी शैली, उसकी भाषा, और जब हम भाषा की बात करते हैं तो और ख़ासतौर पर जब सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो वह भाषा अपनी समाज और संस्कृति से निर्मित भाषा। तो एक अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि दोनों भाषाओं की न केवल व्याकरणिक संरचना अपितु उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दोनों मूल भाषा में प्रयुक्त की गई शैली को दूसरी भाषा में पुनः स्थापित करना और उसी तरीके से अनुवाद करना। तो एक जो प्रतीक का अंतरण की जो उसकी भूमिका है अनुवादक की या अनुवादिका की, उसे पूरी तरह तभी निभाया जा सकता है जब वे दोनों के प्रति उतना ही जिम्मेदार हों जितना कि एक अनुवादक एक बेहतर अनुवाद के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत में इसे वे कहा जाए तो इस टेबल के अनुसार वे इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ऊपर अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवादक की भूमिका और उनका कार्य क्या है। तो इसे इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जिसका विश्लेषण, अंतरण और पुनर्रचना या पुनर्गठन जिसका जिक्र नायडा अपने अनुवाद सिद्धांत में या अनुवाद प्रक्रिया में करते हैं, एनालिसिस, अंतरण और पुनर्रचना, पुनर्गठन यानी उसका डिफॉर्मेशन। तो इस संदर्भ में विश्लेषण, अंतरण और पुनर्रचना में जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह है विश्लेषण, यानी जब कोई पाठ अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष अनुवाद के लिए होता है तब उसे भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, कथ्यगत, शैलीगत आधार पर जब उसका वे व्यापक अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उसको इस तरीके से उसे सेग्रीगेट करते हैं कि अनुवाद करते समय किस किस जगह पर उस पर विचार करने की ज़रूरत होती है, तब अनुवादक की या अनुवादिका की जो भूमिका होती है वे मूल पाठ के पाठक की भूमिका होती है। क्योंकि विश्लेषण की इस प्रक्रिया के भी एक तरह से दो आयाम हैं। पहला, जब वे उस पाठ को पढ़ते हैं और पाठ को पढ़ के उसका वही आनंद लेते हैं जो मूल रचनाकार ने अपेक्षा की होगी या मूल रचना के पाठक ने उस पाठ को समझ के जो आनंद लिया होगा। तो पहले उस पाठ को इतना आत्मसात करना, उसे इतना समझना, इसका गहन अध्ययन करना और फिर उस अध्ययन के बाद इस बिंदु तक पहुंचना कि अब इसमें अनुवाद की चुनौतियां क्या क्या हैं, किस तरीके से इसका अनुवाद किया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वह विश्लेषण, अनुवादिका या अनुवादक की जो भूमिका है वह है पाठक की, और प्रकार्य क्या है या उनसे अपेक्षा क्या है कि वे इस पूरी प्रक्रिया के तहत पाठ का अर्थ पूरे सही मायनों में ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, जब इस विश्लेषण की प्रक्रिया में जब भाषाई आधार पर या संकल्पनात्मक आधार पर जब विश्लेषण कर लिया जाता है तब उस पाठ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुवादक का जो आयाम है वो बदल जाता है, जहाँ वे एक द्विभाषिक की भूमिका में आ जाते हैं, जहाँ उनसे अपेक्षा है कि वो दो भाषाओं को जानते हों, न केवल जानते हों बल्कि उसकी गहरी समझ रखते हों, तभी वे उस एक भाषा के पाठ को अपनी भाषा में, लक्ष्य भाषा में उसका अर्थांतरण कर सकते हैं। और अर्थांतरण करने के बाद की जो चुनौती है या जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत
अंतरण तो हुआ कि आपने एक भाषा के पाठ को द्विभाषिक होने के नाते उसके समतुल्य ढूंढते हुए या उसकी अलग अलग अनुवाद के सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए, या थ्योरी ऑफ रिटेंशन है या ट्रांसलेशन है या कहा जाए कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके आधार पर आपने निर्धारित किया कि अनुवाद में होना क्या चाहिए था, अर्थांतरण आपने कर लिया। फिर उसके बाद आप उसका पुनर्पाठ करते हैं और पुनर्पाठ करके ये एहसास करते हैं कि कहाँ कमियाँ छूट गई। ये अभी भी एक कंप्लीट पार्ट बनने में अनुवादक के एंड पर या अनुवादक के स्तर पर एक संपूर्ण पार्ट बनने में क्या बाकी रह गया है। तो उस स्तर पर जब उस पार्ट का पुनर्गठन करते हैं या उसे रिफॉर्म करते हैं, तब वे एक वास्तव में एक रचयिता की भूमिका या लेखक की भूमिका में होते हैं, जहां अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उनका काम केवल सिर्फ अर्थांतरण कर देना नहीं था, बल्कि अर्थ का संप्रेषण करना भी है। तो इसमें अर्थ संप्रेषण में जो उनकी भूमिका है वे मूलतः अलग अलग पाठ के अनुसार अलग अलग है, जहां अनुवादिका या अनुवादक को इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि जब वे एक मूल पाठ के समान एक रचयिता की भूमिका में दूसरी भाषा में आते हैं, तब उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो लायबिलिटी है, अपने उस पाठक वर्ग, उस श्रोता वर्ग के प्रति है जिसके लिए वे उस पाठ का अनुवाद कर रहे थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो ट्रांसलेटर है, जिसकी भूमिका अलग अलग स्तर पर बदलती है। पहले उनका काम सिर्फ एक पाठक की भूमिका होती है, जहाँ उन्हें सिर्फ पाठ का आस्वाद लेना होता है, उसे आत्मसात करके समझना होता है, उससे उसी स्तर पर उसका अनुभव लेना होता है जिस स्तर पर कि एक मूल पाठक लेते हैं। लेकिन जब उसी पाठ को जब एक भाषाई प्रक्रिया से गुजारते हैं या वो उसके बीच में एक भाषाई क्रिया करते हैं, जब वो एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में स्थापित कर रहे होते हैं, तब उनसे अपेक्षा होती है कि न केवल उन्हें दो भाषाओं का ज्ञान हो, अपितु उन दोनों भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी ज्ञान हो। अगर कोई विधागत या कहा जाए कि ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद के संदर्भ में अगर इसकी हम जिक्र करें, तो उनके पास उस क्षेत्र विशेष के बारे में समुचित जानकारी हो, और इतनी जानकारी हो कि जब वे अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय संकल्पनात्मक स्तर पर कहीं किसी तरह की चूक ना हो जाए, या कहा जाए कि जो संकल्पना है पाठ की वो पूरी तरीके से कम्युनिकेट हो, पूरी तरीके से अर्थांतरित होकर दूसरी भाषा में जा पाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ वास्तव में एक अनुवाद के सफल और असफल होने की कसौटी पर उसको देखा जाता है, वह है उसकी अर्थ संप्रेषण की भूमिका या अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया, जिसमें उन्हें न केवल अनुवाद कर देना होता है, बल्कि उस अनुवाद को इस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है, इस तरीके से इसे रिफॉर्म करना होता है कि वह उतना ही कम्युनिकेबल हो, उतना ही असरदार हो जितना वह मूल में था। आप इसको अलग अलग संदर्भों में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम साहित्य के संदर्भ में कहें, तो साहित्य के संदर्भ में अगर किसी एक रचना को, मान लीजिए कि मैं मार्केस को मैंने मार्केस को अंग्रेज़ी में पढ़ा है, लेकिन जिस मूल भाषा से मार्केस अंग्रेज़ी में आए, अगर वह उतना ही कम्युनिकेटिव नहीं होता तो शायद मैंने उसका आनंद उस तरीके से ना लिया होता। उसी तरीके से अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को आपने हिंदी में पढ़ा है या शरद चंद्र को आपने हिंदी में पढ़ा है, तो आपके पास उसे पढ़ते समय जो एक बांग्ला पाठक ने जो उसका आनंद लिया होगा, वही आनंद की अपेक्षा हमारे अनुवादक या अनुवादिका से होती है कि उस पूरी प्रक्रिया में वे अर्थ संप्रेषण करते हुए उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि एक पाठ पूरी तरीके से कम्युनिकेटिव हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत के अंतर्गत रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार गोस्वामी ने जो अनुवाद चिंतन में अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में अनुवादक की जो भूमिका के बारे में जो संदर्भ जो दिया है, उस तरीके से अगर हम देखें तो अनुवादक या अनुवादिका यहाँ एक मूल रचयिता की भूमिका में होते हैं, जहाँ उन्हें न केवल मूल पाठ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है, बल्कि लक्ष्य पाठक के प्रति भी और उसकी संस्कृति के प्रति, उस समाज के प्रति भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से वो बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं, जिसमें वे मूल पाठ और लक्ष्य पाठ दोनों के बीच में एक ऐसा खूबसूरत सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं जिससे वे पाठ सही मायनों में कम्युनिकेट हो, अनुवाद हो, और अनुवाद होकर भी उसका आस्वाद उसी तरीके से हो जिस तरह की मूल पाठ में था। तो अगर विभिन्न रचनाकारों ने अगर ये कहा, और मैं कहूँ महाश्वेता देवी का नाम लूँ जो बांग्ला की महत्वपूर्ण लेखिका हैं, उनका मानना है कि मैं तो केवल एक बांग्ला लेखिका थी, मुझे मेरे अनुवादकों ने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की रचनाकार बनाया। तो ये जो रचनाकार की अपने अनुवादक या अनुवादिका से जो अपेक्षा होती है, या अनुवादक या अनुवादिका से एक समाज की या अनुवाद एजेंसीज की या प्रकाशन संस्थानों की जो अपेक्षा होती है, वह यही होती है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत वे एक बेहतर पाठक भी हों, एक द्विभाषिक की भूमिका भी बहुत खूबसूरती से निभाते हों, और
जब ये संरचना का पुनर्पाठ कर रही हूँ, जिसका कि जिक्र नायडा करते हैं रिकोडीकरण के संदर्भ में, रिकोडीकरण करें या उसे कहें रिकोडीकरण, अगर उसे कहे पुनर्कोडीकरण, अगर हम उसे कहें तो पुनर्कोडीकरण के संदर्भ में वो इसी संदर्भ की बात कर रहे हैं। इसको अगर ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर ऐसे संदर्भ में समझा जाए तो उसे जब पुनः कोडीकरण उसका किया जाता है तो उसमें यही अपेक्षा होती है कि अर्थ पूरी तरीके से न केवल अर्थ उसका अनुवाद हो, अपितु वो पूरी तरीके से संप्रेषित भी हो और संप्रेषण होकर वो पाठक वर्ग पर उतना ही असर डाले जितना कि मूल रचना से एक अनुवादक या अनुवादिका की अपेक्षा की जाती है। तो इस तरीके से हमने इस पहले पाठ में देखा कि अनुवाद प्रक्रिया और प्रविधि के अंतर्गत अनुवादकों या चिंतकों ने उसे किस तरीके से उसे देखने का प्रयास किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका कि आप अपने आगे विस्तृत अध्ययन में आप इनका सहारा ले सकते हैं, उन पर स्टडी कर सकते हैं। अगले अनुवाद इस जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इस यूनिट को या इस पाठ को, इस विषय को हमने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। आज हमने इस पहले भाग पर बात की, आने वाले सत्रों में इसके हम अगले सत्रों पर बात करेंगे, अगले विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।